अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम वीक 3 की डायरी ट्यूटोरियल्स की जानिब बढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा कंटिन्यूस है डायनेमिक्स का, इसी को आज हम देखेंगे मज़ीद। और हमने इसमें मज़ीद जो चीज़ें आज डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है एक्सरसाइज में मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने देखने हैं आज। डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सारी वन बाय वन वैसे तो हम अपने टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एज क्वेश्चन जो है वो उसने हमें कहा है ये काम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 12 और क्वेश्चन 19, यानी ये जो बुक में क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट डायरी ट्यूटोरियल में दिए थे उसको आप दोबारा देख सकते हैं। ये सारी फोर्सेस और ये इनर्शिया, मोमेंटम एटसेट्रा, ये सारी डेफिनेशन उसमें मौजूद है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन ये मैं आज आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, आप कोई बॉल लें और उसे वॉल पे जब आप हिट करते हैं तो वो उसी रिएक्शन से, या सम टाइम ऐसा होता है कि उससे भी ज़्यादा ताकत से या उससे ज़्यादा स्पीड से आपकी जानिब वापस आती। तो जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका अल्टीमेट रिएक्शन जो है वो हमें भुगतना पड़ता है। ये एक एग्जांपल मैं आपको लाइटर टोन में दे दूँ, यानी अगर आप किसी को लाइट सा कुछ पनिश करें या स्लैब करें तो हो सकता है अल्टीमेटली आपको भी स्लैब का सामना करना पड़े। तो न्यूटन का जो लॉ है वो यही कहता है हमें कि अगर हम एक्शन करेंगे तो उसका अल्टीमेट रिएक्शन भी होगा। डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ को रोकने की जो ताकत होती है, उसे मूवमेंट से रोकती है जो चीज़, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ फिर मौजूद है। रोलिंग फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन मौजूद है, ये आपने अच्छे से पढ़नी है, इसको नीट भी करना। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का कानून क्या कहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और of a uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। ये वही सिंपल सा लॉ है जो हमने अर्लियर भी डिस्कस किया कि न्यूटन का जो पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके मुताबिक जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म या रेस्ट की हालत में रहता है जब तक उसमें मूवमेंट जो है वो पैदा नहीं होती, यानी जब तक आप उसे मूव नहीं कर रहे वो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी या रेस्ट की हालत में है। वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। तो जनाब इसके मुख्तलिफ किस्म के आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अपने फिजिक्स की रूह से जो आंसर देना है वो यही है। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न ऑन अ ब्रेक, यानी ब्रेक्स लगती हैं या तेज़ी से जब वो टर्न होती है तो एक स्ट्रांगली जो पैसेंजर उसकी छत पे बैठे हुए होते हैं वो ख़तरनाक होता है उनके लिए, क्योंकि इनर्शिया की जो ताकत है वो उसके ऊपर अमल कर रही होती है, आप गिर भी सकते हैं उसमें से। इसी तरह से कुछ चंद एक और क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो आपके सामने मैंने रखे हैं। लाइक एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव्स। एक्शन और रिएक्शन जो है वो अगर सेम है तो बॉडी किस तरह से मूव करती है, उसके लिए आपको इसको रीड आउट करना पड़ेगा कि एक्शन और रिएक्शन बेशक इक्वल होते हैं लेकिन उन अपोजिट फोर्सेस हैं। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, ये दो मुख्तलिफ इजसाम के ऊपर होते हैं। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर एंड अ बॉडी कैन मूव। तो ये लिहाजा एक दूसरी इजसाम की जो बॉडीज़ हैं उसको उसकी मूवमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई बॉडी जो है वो मूव होती है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक चीज़ जो रखी है ये है आपके सिम्बल्स वगैरह। ये मैंने क्यों रखे हैं ये मैं आपको भी बता देता हूँ। हम बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ जो हमने 3rd यूनिट की देखनी है। तो उसके लिए आपके पास क्वांटिटी का नेम, स्पेसिफिकली स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये 3 चीज़ें जो हैं इस यूनिट के इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा मोटिव है वो है स्पीड। सिंबल आप देख लें भी, और मीटर पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है, और मीटर पर सेकंड जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड, ये इस तरह से मेंशन होता है। वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे मौजूद है लेकिन हमने डिस्कस नहीं करना। हम फोर्स पे देखें तो फोर्स है न्यूटन, इसका नेम है, सिंबल इसका एफ ये वाला, और इसको जो है वो लिखा इस तरह से जाता है, एन आप लिख सकते हैं, और किलोग्राम इन मीटर पर सेकंड भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे, सब सारी मैं नहीं करवाऊंगा, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ।
उसको आप गौर से समझ लें। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg, यानी 8 kg का उसका वज़न है, मास है, और 20 न्यूटन फोर्स उस पर अमल कर रही है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन की जो अर्लियर हमने एक इक्वेशन देखी थी वो ये है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और अगर हम एक्सेलरेशन गेन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ मास को शिफ्ट करेंगे एफ पे, तो एफ डिवाइडेड बाय मास। वैल्यूज़ पुट करते हैं दोनों। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ऑब्वियसली चूँकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल में होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, तो वो आपने यहाँ पे ज़रूर लगाना है सॉल्व करने के बाद। सेकंड हमारे पास ऐसे ही है जनाब के फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ द मास 8 kg। इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि दो बॉडीज़ इसमें आपको दी गई हैं, एक का मास जो है वो 5 kg और एक का 8 kg है, और एक्सेलरेशन फर्स्ट का गिवन है। तो हम अगर उसमें से फोर्स निकालना चाहें तो ये पहली इक्वेशन देख रहे हैं आप, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, मास को और उसके एक्सेलरेशन यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 50 चूँकि फोर्स है तो लिहाजा उसके साथ न्यूटन आपने लगाना। और उसके बाद जब सेकंड बॉडी की हम देखते हैं तो सेकंड बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन से। आई होप कि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं। करीब 10 इसके न्यूमेरिकल्स इस बुक में मौजूद हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है फोर्स ऑफ द 20 नॉट न्यूटन माइल्स, जिसे भी हम कहा जाता है अमूमन, या न्यूटन भी पढ़ा जाता है, moves the body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड, then what is its mass। मास निकालना है जी। सेम एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हुई थी। इक्वेशन हमारे पास होती है F इज इक्वल टू ma। मास हमने फाइंड आउट करना है तो हम डेफिनेटली एक्सेलरेशन को शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से ही आ जाएगा डिवीजन में। वैल्यूज पुट करते हैं जो गिवन है हमारे पास, ये देख सकते हैं डाटा दोनों गिवन है। डिवाइड करने के बाद डेफिनेटली 20 डिवाइडेड बाई 2 वी गॉट 10। चूँकि हमने मास फाइंड आउट करना है तो ये मास का यूनिट जो है वो केजी में ही आएगा। क्लियर है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसी तरह से सेकंड न्यूमेरिकल भी आपके पास मौजूद है। वेट ऑफ द बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास, टेक द वैल्यू ऑफ द जी एज 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पर उसने दी है आपको। वेट मौजूद है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद है हमारे पास, मास हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि अब हमारे पास फोर्स की जगह हम उसको मेंशन करेंगे वेट को, और एक्सेलरेशन की जगह हम उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देंगे। सॉल्यूशन इसका सेम होगा। ठीक है, मास निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शिफ्ट करें, W डिवाइडेड बाई जी, वैल्यूज़ पुट करें W और G की, और इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4। न्यूमेरिकल सिमिलर है। यहाँ पे आप देखें आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सेम इक्वेशंस के साथ आप जाएंगे। अगली न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो उसमें भी हमें यही चीज़ मिलती है कि बॉडी जो है वो वर्टिकली अपवर्डली मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड होगा। सो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जिस्म जो है वो या तो ज़मीन की तरफ फेंका जा रहा है या ज़मीन से ऊपर की तरफ जो है वो उसको फ्लाई आउट करवाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी हैं जनाब, वो हमने निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए इक्वेशन आपके पास मौजूद है। सबसे पहले तो मास फाइंड आउट करते हैं हम। मास फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन लगाते हैं F की, F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो गिवन है, ये देखें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब एक्सेलरेशन गिवन हो जाता है हमारे पास तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से इसको देखें कैलकुलेट करके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गॉट 4 न्यूटन। तो उसका मतलब ये है कि फोर्स है हमारी 4 न्यूटन की, जो अपवर्ड फोर्स है वो है 20, तो हम टोटल फोर्स जो है वो 24 न्यूटन। ये छोटा सा एक डिफरेंस उसमें ये उसने पूछा कि टोटल जो उसकी फोर्स है वो कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास स्टूडेंट्स देखें, इसको ज़रा गौर से पढ़ते हैं जी। 2 मासेज हैं, 2 बॉडीज़ हैं हमारे पास, एक 52 kg की, एक 48 kg की, और वो अटैच हैं टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। एक रस्सी के साथ उसको अटैच किया गया है। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, एक फ्रिक्शनलेस पुली है, उस पर से उसको गुजारा जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो रस्सी में टेंशन होगी वो किस किस्म की होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडीज़ का, वेयर बोथ द मासेज आर मूविंग वर्टिकली, जबकि दोनों मासेज जो हैं वो वर्टिकली ही मूव कर रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी।
मास 1 मास 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ऑब्वियस कीमत होती है हमारे पास, वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड आउट हमने क्या करना जी, हमने एक तो एक्सेलरेशन निकालना, सेकंड हमने टेंशन देखनी। एक्सेलरेशन जब हम दो बॉडीज़ का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मास 1 माइनस मास 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन आपको मैंने पहले भी बताई, इसको अपने जेहन में दोबारा रख लें, डिवाइडेड बाय मास 1 प्लस मास 2। तो दोनों मासेस जो हैं एक दफ़ा माइनस डिवाइडेड बाय एक दफ़ा प्लस करें, मल्टीप्लाई करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, वी गॉट एक्सेलरेशन। जब हमें टेंशन निकालनी है तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास ये है जनाब, 2 इंटू m1 m2 g मी, ये क्या चीज़ है, m1 मास 1 मास 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय द सेम फिगर मास 1 प्लस मास 2, ये हमारे पास आएगा 100। क्लियर है स्टूडेंट्स। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी टेंशन की वो न्यूटन्स में आएगी। इसी तरह से 7th हमारे पास न्यूमेरिकल है, सेम फार्मूले पे वो भी अप्लाई हो रहा है, इसमें भी हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया हुआ। 8 क्वेश्चन अगर हम देखें, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द 22 न्यूटन्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना टाइम चाहिए कि अगर हमें 22 न्यूटन फोर्स जो है उसके मोमेंटम को हमें चेंज करना हो 20 न्यूटन्स। तो चेंज इन द मोमेंटम यानी हमें फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम पे आना, वो तो मौजूद है जी 24 हमारे पास। अच्छा, फोर्स जो है वो है हमारे पास 20 न्यूटन्स की, टाइम हमें हमारे पास क्या है जी वो हम देख लेते हैं। F इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी वन यानी 20 जो है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा, 24 यहाँ पे मेंशन कर दिया गया बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे 22 आपने लिखना। तो पी एफ माइनस पी आई यानी जो चेंज ऑफ मोमेंटम है डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू फोर्स। टाइम हमारे पास नहीं है तो टाइम को हम शिफ्ट कर लेंगे और एफ़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आपका आ जाएगा आपके पास। और चूँकि टाइम आप सेकंड्स में रखते हैं तो ऑब्वियस है आपने इसके साथ यूनिट भी वही लगाना है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ अ मास 5 kg एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। डाटा स्टूडेंट्स आपके पास क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। देखें जी, मास हमारे पास है 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें उसने दिया हुआ है 0.6, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो अंडरस्टूड है। फाइंड क्या करना है जी, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, यानी फोर्स अल्टीमेटली हमें फोर्स चाहिए लेकिन फ्रिक्शन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है जनाब, क्या हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय, हम वेट भी कहते हैं इसको, मास भी पढ़ सकते हैं और इसको आर का नाम भी दिया जाता है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तीनों अमाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। मास मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम आसानी से बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम है, सेंट्रीपेटल फोर्स आपने निकालनी है। सेंट्रीपेटल फोर्स की एक इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है, डाटा गिवन है, सिर्फ वैल्यूज़ आपने पुटअप करनी है और इसको सॉल्व कर लेना। तो आई होप कि ये 10 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व करेंगे और अपने नोटबुक्स के ऊपर भी इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, वो करने से पहले आपने करना ये है कि अपने न्यूमेरिकल्स को नीट कर लेना है, साथ एग्जांपल जो मैंने आपको बताई उसको सिर्फ आपने देख के अंडरस्टैंड करना है और उससे पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज से आपको बताए वो भी आपने नीट डाउन करना है, साथ ही उसको लर्न भी करना है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप समरी जो है वो भी एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेंगे यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 3 की समरी के बाद MCQs को भी बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसी वीक में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 का, वो होगा टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ये टाइटल है आपका यूनिट नंबर 4। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले कोई भी यूनिट जब हम स्टार्ट लेते हैं नहीं, उसकी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपके पास पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल और रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या चीज़ें हैं जी। पैरेलल फोर्स क्या है, इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर यानी किसी भी सतह पे, यानी कोई भी सरफेस हो सकता है आपके पास। इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी सच दैट देयर पॉइंट्स ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, कि किसी भी जिस्म पे कुछ फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि उनका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो मुख्तलिफ है, बट लाइन्स ऑफ द एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। यानी दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में
तो नहीं है, उनके पॉइंट्स तो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो वर्टिकल है वो सेम है। तो हम उसको क्या कहेंगे जनाब, हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो फोर्सेस अमल कर रही हैं वो हैं पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। जैसे ऊपर मैंने बताया ना जी, डायरेक्शन तो सेम नहीं होती, उसको हम पैरेलल कहते हैं। अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो फिर वो लाइक पैरेलल, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, यानी एक राइट वर्ड जा रही है, दूसरी लेफ्ट वर्ड, एक अपवर्ड है दूसरी डाउनवर्ड, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको अनलाइक पैरेलल कहेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपके सामने एक डायग्राम है जी, इसको गौर से आप देखें फोर्स 1 है एक साइड पे, यहाँ पे फोर्स 2 है, सेम आपके पास देखें, ठीक है। अगर ये क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो लाइक पैरेलल है। अगर ये इस डायरेक्शन में होती, जैसे आप देख रहे हैं F1 यहाँ पे होती और F2 यहाँ पर होती, तो फिर ये वाली जो दोनों फोर्सेस हैं, ये वाली, ये आप माउस का कर्सर देख रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाती हैं, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाती हैं। रिजल्टेंट फोर्सेस की अगर हम बात करें, रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट्स एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। यानी तमाम फोर्सेस जो अमल कर रही हैं किसी भी एक जिस्म पर, किसी एक बॉडी पर, किसी एक प्लेन में, अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्सेस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका सेकंड वीक का जो भी लेक्चर है आपके पास, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वर्क इसमें आपने क्या करना है वो भी मैंने आपको बहुत डिटेल समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके के साथ सर अंजाम देंगे। शुक्रिया।